हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ये बात बता के आया हूँ कि हैलाइड्स बेसिकली 3 तरह की रिएक्शंस दिखाने के लिए जाने जाते हैं। एक पार्ट आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें कोई न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट करता है फंक्शनल ग्रुप को, यानी कि हैलोजन को। एक आता है बेस एलिमिनेशन, जिसमें कोई बेस आके H को एलिमिनेट करता है। और एक कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस हैं विद मेटल। तो बेसिकली हम ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट पे हम हेलो एरीन्स को लेके आएंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, लाइक वो किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा पाते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा पाते हैं, या कुछ और मेटल्स के साथ उनकी भी मिसलेनियस रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कि किस तरह से किसी हैलाइड में कोई न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन करता है। तो सी हेयर, यहाँ पे मैं एक हैलाइड ले रहा हूँ RX, जिसमें पोलैरिटी की वजह से X पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा और R पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा। जब मैं किसी न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे डालूँगा तो उस न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्शन ये R+ रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये एल्काइल सैचुरेटेड है, मींस 4 बॉन्ड बनाए हुए होगा कार्बन, रिजल्टिंग इस X को यहाँ से आउट होना होता है। X कौन जल्दी आउट हो सकता है? तो जो वीकर बेस होगा वो गुड लीविंग ग्रुप होगा। I नेगेटिव वीकर बेस होता है, गुड लीविंग ग्रुप होगा। और F नेगेटिव एक वीक लीविंग ग्रुप होगा, मतलब आसानी से नहीं निकल पाएगा। न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव पार्ट इस R पे अटैक करेगा और इस X को निकाल देगा। ज़्यादातर टाइम हमारे एग्जांपल्स पे ब्रोमीन और क्लोरीन नज़र आएंगे, फ्लोरीन बहुत कम नज़र आएगा। तो रिजल्टिंग यहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा और X नेगेटिव आउट हो जाएगा, जो फाइनली इस पॉजिटिव बॉडी के साथ जुड़ जाएगा। इस तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप हैलाइड के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। ये सिंपल सा पॉइंट रहेगा। न्यूक्लियोफाइल आपके पास कौन हो सकता है? तो एक लंबी लिस्ट रहेगी जो आपको बताएगी कि हाँ कौन सा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे रिएक्शन कर सकता है। हम लोग इसी टॉपिक को समझते हुए उस लिस्ट को भी मिलेंगे और फिर सभी न्यूक्लियोफाइल्स की इन हैलाइड्स के ऊपर रिएक्शंस को देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं अभी आपको पहले जस्ट मैकेनिज़्म एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से ये न्यूक्लियोफाइल इन हैलाइड्स में सब्स्टिट्यूशन के लिए एक रास्ता चूज़ करेगा। तो मैं यहाँ आपके सामने एक 3 डायमेंशनल हैलाइड बनाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे ये कार्बन है, उसके साथ एक X लगा हुआ है। यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं। 3 कौन है अभी कुछ बोल नहीं रहा, बट बॉन्ड्स पे फोकस करें। 2 बॉन्ड्स प्लेन में हैं, एक बॉन्ड अबव द प्लेन है आपकी तरफ मेरी तरफ निकलता हुआ, और एक बॉन्ड बिलो द प्लेन है। ये आपका वो पोलर बॉन्ड। हमने यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया है और ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन प्लस की तरफ डायरेक्शन करने वाला है, मींस उस तरफ जाके अटैक करने वाला है। अब ये X जो यहाँ पे लगा हुआ है वो अपने आप में कार्बन के कंपैरिजन में एक बड़ा ग्रुप है। मैं जनरली बता गया हूँ आपको, क्लोरीन ब्रोमीन दिखाई देंगे, तो कार्बन कंपैरेटिवली एक छोटा एटम है। ये न्यूक्लियोफाइल इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से या इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से इस कार्बन पे अटैक कर पाएगा, इस बात में थोड़ा डाउट है। जस्ट बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो ये बड़ा ग्रुप इस बड़े ग्रुप की प्रेजेंस में यहाँ से या यहाँ से कार्बन पे अटैक करना फेवर नहीं करेगा, क्योंकि 2 हैवियर ग्रुप नज़दीक आते ही स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, स्टेरिक क्राउडिंग होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इस कार्बन प्लस पे उसके आजू बाजू से, उस X के आजू बाजू से अटैक कर पाना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है।
रिजल्टिंग वो इन दोनों रास्तों को ऑप्ट नहीं करने वाला, वो यहाँ से इधर बैक डायरेक्शन से या इधर बैक डायरेक्शन से अटैक करने की कोशिश करेगा। ये रास्ते उसके लिए सही हैं। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। ये कार्बन, उसके साथ ये 3 बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड वो जिसको आप निकालना चाह रहे हैं अभी, और ये बॉन्ड जो आप बनाना चाह रहे हैं अभी। जस्ट आपको ये शो कर रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये वो अटैक करता न्यूक्लियोफाइल दिखा रहा हूँ, और ये यहाँ से साइमल्टेनियस निकलता एक्स दिखा रहा हूँ। ये एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बनता है जो हमें लिटिल बिट कंफ्यूज्ड करता है कि ये 5 बॉन्ड कैसे बना दिए मैंने कार्बन के। तो देखिए 5 बॉन्ड कार्बन कभी भी नहीं बना सकता। ये तो मैं ये शो कर रहा हूँ कि जैसे जैसे एक्स टूट के दूर जाता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल इसके नज़दीक आता जाएगा। ये एक साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग चल रहा है जिसमें एक्स लगातार सी से दूर होता जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल लगातार इस सी के पास आता जा रहा है। और फाइनली जब आप प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन चुका है, सी लाइक दिस, ये ऐसा बन चुका है। हमेशा बैक डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है और एक्स को सब्स्टिट्यूट करके एक प्रोडक्ट पैदा करता है। हुआ वही है, एक्स हट गया और न्यूक्लियोफाइल उसके साथ आके लग गया। एक ही स्टेप में सब कुछ हो गया, कहीं कोई इंटरमीडिएट नहीं बना। आप देख सकते हैं कहीं कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना। ये कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज जरूर है बट कार्बोकेटाइन नहीं बना। रादर जैसे ही प्लस लिखा न्यूक्लियोफाइल ने इस तरफ कदम बढ़ाए और एक्स ने यहाँ से निकलने की तैयारी शुरू कर दी। एक ही स्टेप में सब कुछ हो गया। ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट है उस पर्टिकुलर रिएक्शन के दौरान। और फिर जैसे ही ये बॉन्ड बना तो ये आउट। वापस इसी पे आ जाइए। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप लगा देता हूँ। अभी तो कुछ लगा नहीं रखा। सपोज करो मैं यहाँ पे एक एल्काइल भी नहीं लगाता, रादर तीनों जगहों पे H लगा देता हूँ। तो H तो बहुत ही छोटा ग्रुप होता है, तो इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से एंटर करके अटैक करने में, ये यहाँ से एंटर करके अटैक करने में कोई स्टिरिक हिंड्रेंस जैसा सीन नज़र नहीं आने वाला। आप 3D में अगर एनालाइज करें इन तीनों बॉन्ड्स को, सोचें तो एक बॉन्ड ऐसे आपकी तरफ आ रहा है, एक बोर्ड पे पड़ा है और एक पीछे की तरफ जा रहा है। तो कार्बन का इधर पूरा मुंह खुला है जहाँ से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है और रिजल्टिंग ये पर्टिकुलर रिएक्शन बन जाती है। मतलब यहाँ पे ये 3 H लगे हुए होंगे और यहाँ पे भी ये वही 3 H लग जाएंगे। क्या होगा अगर यहाँ पे एक R लगा हुआ हो? थोड़ी सी दिक्कत होगी इसको यहाँ से घुसने में, क्योंकि R अब छोटा ग्रुप नहीं है। मिथाइल या इथाइल एनफ लार्ज है, कुछ थोड़ा बहुत स्टिरिक हिंड्रेंस कर सकता होगा। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से घुसने में दिक्कत आएगी। घुसने में दिक्कत आएगी तो ये वाला जोन बनना थोड़ा सा मुश्किल होगा। असंभव नहीं कह रहा, होगा, अभी भी होगा, बट थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ भी R लगा दिया तो क्या होगा? फिर तो अब थोड़ी दिक्कत है। अब यहाँ ब्लॉकेज हो चुकी है। अब मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। अब यहाँ पे अटैक हो पाए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही थोड़ी हो चुकी है। मना नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना, बहुत थोड़ी बोल रहा हूँ, 1-2%। हाँ, यहाँ से अटैक की अभी भी चांसेस हैं। रिजल्ट यहाँ से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये वाला हिस्सा बनेगा, ये वाला हिस्सा बनेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो हाँ, यही तो बनाना चाह रहा हूँ मैं, एक्स हटा के न्यूक्लियोफाइल लगाना चाह रहा हूँ, लग गया वो। क्या होगा अगर मैं यहाँ पे भी R लगा दूँ? अब यहाँ भी ब्लॉकेज है, यहाँ भी ब्लॉकेज है। मतलब मुझे किसी हिसाब में लग नहीं रहा कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आसानी से अटैक कर पाएगा। क्या बिल्कुल भी चांस नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल तो नहीं कहना मुझे, बट फेवरेबल रास्ता नहीं होगा ये। मतलब ये बनेगा, इसके बहुत कम चांस अब मुझे नज़र आ रहे हैं। तो थोड़े बहुत जो आ रहे हैं तो उससे कुछ तो बनता होगा, हाँ कुछ बन जाएगा।
रिजल्टिंग ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे भी बन जाएगा। आपने देखा जो ये रास्ता मैं दिखा रहा हूँ इसको फॉलो अप करने का, वो इसमें बहुत ही बढ़िया था। यहाँ पे उसको दिक्कत आनी शुरू हुई, या आर लिख लेता हूँ एक बार, चलिए। यहाँ पे उसको दिक्कत आनी शुरू हुई, यहाँ पे उसकी दिक्कतें और बढ़ गई, और यहाँ पे तो मुझे लग ही नहीं रहा कि वो अटैक कर रहा होगा। 0 चांस है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं कभी नहीं बोल सकता, बट मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो टर्शरी हैलाइड होगा, ये टर्शरी हैलाइड ही है, कार्बन जिस पे Cl लगाया वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो टर्शरी हैलाइड होगा वो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल, बहुत कम अमाउंट में कर पाएगा। तो वो कैसे करेगा फिर? चलिए एक और रास्ता, एक और पाथ हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फिर वही रिएक्टेंट ले लिया है 3D के अंदर। अब इसके अंदर जब मैं न्यूक्लियोफाइल डाल रहा हूँ तो उस न्यूक्लियोफाइल कुछ करे इससे पहले ये X यहाँ से बाहर हो जाएगा। X यहाँ से बाहर होके एक कार्बोकेटायन बना लेगा। ये X नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल गया। आप कहेंगे जी इस X को क्या पड़ी थी कि ये बाहर निकल गया। मान लीजिए मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल डाला है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल डाला है, तो ये न्यूक्लियोफाइल को क्या पड़ी कि इस X को क्या पड़ी कि ये न्यूक्लियोफाइल के लिए अपने आप जगह छोड़ के और निकल ले। कुछ तो होगा जो इस X को बाहर निकाल रहा होगा, या बाहर निकालने की कुछ तो वजह रही होंगी। ऐसे X क्यों निकल रहा है? तो देखिएगा आप, यहाँ हम किसी एक पर्टिकुलर पोलर सॉल्वेंट को यहाँ पे डाल रहे हैं अलोंग विद द न्यूक्लियोफाइल। पोलर सॉल्वेंट में आप एसीटोन का नाम ले सकते हैं, बहुत अच्छा पोलर सॉल्वेंट रहता है। इथर को भी ले सकते हैं, वो भी ठीक पोलर सॉल्वेंट रहता है। एसीटोनाइट्राइल ले सकते हैं, वो एक पोलर सॉल्वेंट रहता है। तो चलिए हमने कोई पोलर सॉल्वेंट लिया हुआ है। ये पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस यहाँ पे इस X को आउट करने में असिस्ट करती है। अगर पोलर सॉल्वेंट नहीं लिया है तो फिर इस X के निकलने के चांस बहुत ही कम होंगे। तो चलो, मुझे तो अब क्योंकि वो पिछला मैकेनिज्म दिक्कत दे रहा था, मुझे लग रहा था कि न्यूक्लियोफाइल कैसे कार्बन पे पहुंचेगा, भीड़ उसको आने नहीं दे रही कार्बन के पास, तो मैंने कुछ जुगाड़ सोचा, और वो जुगाड़ ये सबसे अच्छा था कि पोलर सॉल्वेंट साथ में डालूं ताकि ये X यहाँ पे बाहर निकल जाए। क्या मैं वाटर भी ले सकता हूँ? हाँ, वाटर भी पोलर सॉल्वेंट होता है। अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ उसे कोई इंटरफियर नहीं करना तो आप उसे ले सकते हैं। मोर ओवर, चलो ये एक काम हो गया, कार्बोकेटायन बन गया। अब उसके बाद इस कार्बोकेटायन पर अब न्यूक्लियोफाइल आता है और अटैक करता है। अटैक करने के बाद वो आपको एक प्रोडक्ट दे देगा कुछ इस तरह का। आप कहेंगे जी ये क्या बना रहे हो, ये तो दोनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ आपने न्यूक्लियोफाइल एक में राइट पे बना दिया, एक में लेफ्ट पे बना दिया। तो अभी देखिए आप, ये दोनों बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस मैकेनिज्म के अंदर ही। यहाँ पे क्या हुआ, पहले स्टेप पे X निकल गया, कार्बोकेटायन बन गया, ये फर्स्ट स्टेप था। दूसरे स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल ने आके कार्बन प्लस पे अटैक किया, रिजल्टिंग न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे आके लग गया और आपका वो प्रोडक्ट बन गया। काम अब भी वही हुआ है, न्यूक्लियोफाइल ही तो लगाया, कार्बन पे X हट गया वहाँ से, और तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन रास्ता अलग है। क्या है अलग रास्ता? एक रास्ते में आपने इंटरमीडिएट बनाया और न्यूक्लियोफाइल और X का डिटैचमेंट और अटैचमेंट साइमल्टेनियस था। यहाँ पे आपने X को पहले सॉल्वेंट की प्रेजेंस में डिटैच किया, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल शहंशाहों की तरह से आया और उस कार्बन प्लस पे अटैक करके लग गया। अगर मैं यहाँ पे 3H लगा दूं, जैसा कि मैंने पिछले मैकेनिज्म में किया, 3H लगा दूं, तो ये कार्बोकेटायन बन पाएगा? मैं लिटिल डाउटफुल हूँ, क्योंकि ये कार्बोकेटायन तो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है।
तो बताओ ये क्यों बनेगा? इसके बनने में तो बहुत दिक्कत आएगी मुझे। तो मुझे लग तो नहीं रहा कि ऐसा कुछ हो पाएगा, बट चलो क्या पता पोलर सॉल्वेंट कुछ कर देता हो जिससे थोड़ा बहुत निकल सकता हो। बहुत ज़्यादा निकल पाएगा मैं ये बात नहीं बोलना चाहता, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक R लगा दूँ तो क्या होगा? तो यहाँ पे भी एक R लगा मिलेगा। अब आप देखिए इस R का इंडक्टिव इफेक्ट, इस R का हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, वो इस कार्बन प्लस को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा होगा, मतलब कार्बोकेटाइन जो बना होगा वो क्वाइट स्टेबल बन रहा होगा। तो मुझे लग रहा है हाँ अब ये बन सकता है, मतलब ये रास्ता अब पहले से ज़्यादा फेवरिंग हो गया। व्हाट अबाउट दिस? अगर यहाँ पे भी R लगा होता एक और, तो यहाँ भी एक R और होता, और ये तो इस कार्बोकेटाइन को और ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा होता, मतलब स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा इस कार्बोकेटाइन की बन रही होती। और अगर R यहाँ पे एक और होता तो यहाँ पे जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल होता। मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल है तो बहुत जल्दी बन सकता है, और बहुत जल्दी बन सकता है तो इसका मतलब अगर एल्काइल आपका टर्शरी हैलाइड होगा तो इस तरह से वो वाया कार्बोकेटाइन अपने प्रोडक्ट बनाएगा। सेकेंडरी में उसके चांस कम होंगे, प्राइमरी में उसके चांस और कम होंगे, और मिथाइल हैलाइड के अंदर तो और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। यानी कि पहले वाले से जस्ट उल्टा ऑर्डर आ गया। वहाँ मैं देखता कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं कर पा रहा था। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि स्टेबल कार्बोकेटाइन की वजह से X यहाँ से आसानी से आउट हो पा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि बन तो वही प्रोडक्ट रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है वो SN1 से जाए कि SN2 से जाए। मैंने मना तो किया ही नहीं है कि यहाँ पे वो कार्बोकेटाइन 0 है बनेगा ही नहीं, या यहाँ पे 0 है वो बनेगा ही नहीं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने कोई भी हैलाइड लिया हो, कोई भी हैलाइड, जब वो हैलाइड न्यूक्लियोफाइल के साथ सब्स्टिट्यूशन शो करेगा तो वो मैं कुछ क्लियरली नहीं बोल सकता कि SN1 से करेगा कि SN2 से करेगा। थोड़ी देर कुछ लेक्चर्स के बाद बोलने की कोशिश करूँगा। आज तो मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसके पास उस प्रोडक्ट तक पहुँचने के दो पाथ्स हैं। एक पाथ जिसमें वो कार्बोकेटाइन बना के जाए, और एक पाथ जिसमें वो कार्बोकेटाइन की बजाय एक ट्रांजिशन स्टेट बना के जाए, इंटरमीडिएट स्टेज ना बना के जाए, एक ट्रांजिशन स्टेट बना के जाए जहाँ कार्बोकेटाइन अपीयर ही ना हो। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास सेकेंडरी हैलाइड है कोई, लेट मी राइट हियर एन एग्जाम्पल विद सेकेंडरी हैलाइड। तो ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पे CH3 CHCl CH3, और मैं यहाँ न्यूक्लियोफाइल डाल रहा हूँ। तो जब मैं न्यूक्लियोफाइल डाल रहा हूँ, कार्बन पे प्लस है, Cl पे नेगेटिव है। मुझे पता है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा और Cl को हटाएगा। रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 CH न्यूक्लियोफाइल CH3 प्लस Cl नेगेटिव बनेगा। वो कौन सा रास्ता पकड़ेगा? क्या वो कार्बोकेटाइन बनाने वाला रास्ता पकड़ेगा या वो इंटरमीडिएट बनाने वाला रास्ता पकड़ेगा? मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं रादर ये कहना चाहता हूँ कि वो दोनों रास्तों पे जाएगा। हाँ, किसी एक रास्ते को ज़्यादा फेवर कर रहा होगा, किसी दूसरे को कम। तो किसको ज़्यादा कर रहा होगा, किसको कम कर रहा होगा, इसको बताने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक लिविंग ग्रुप कौन है, टेम्परेचर क्या है, एल्काइल कौन सा लगा हुआ है, सोलवेंट कौन सा लिया हुआ है। ये सब बातें ओवरऑल मिलके बताती हैं कि फिर वो किस रास्ते से निकलेगा। बनना वही है प्रोडक्ट, बनना वही है प्रोडक्ट। क्या सदा वही बनेगा? तो नहीं, सदा वही कहना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस रास्ते पे मैं कार्बोकेटाइन बना रहा था वहाँ क्या पता रीअरेंजमेंट होके मेरी सारी कहानी को बदल दे। तो वो तो एग्जाम्पल पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे। चलिए, तो पहले तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये दोनों रास्ते फॉलो कर सकता है। मतलब एक बार फिर दोबारा यहाँ देखें, ये C है, ये Cl है, उसके साथ यहाँ एक CH3 लगा हुआ है, एक और CH3 लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है। 3D में भी देख सकते हैं आप, अगर 3D में कहेंगे तो 3D पे प्लॉट कर देते हैं। ये लीजिए, ये 3 डायमेंशनली आप इसको देख लीजिए। ये ऐसा आपके पास हैलाइड है। क्या बोल रहा हूँ पहले पॉइंट पे कि न्यूक्लियोफाइल आएगा,
इधर से आएगा, पीछे से बैक साइड से एंट्री करेगा इस कार्बन प्लस पे अटैक करने की। Cl पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज है और एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा C। ये Cl निकलने की तैयारी कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल लगने की तैयारी कर रहा है। डॉटेड बॉन्ड दिखा रहा हूं दोनों, मतलब ना तो बॉन्ड टूटा है ना बना है, बाकी 3 ग्रुप्स वो आपके एज इट इज। और फिर फाइनली क्या होगा, यहां पे न्यूक्लियोफाइल लग गया, एक CH3, एक H, एक और CH3। ये आपका प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट बन चुका है। सी हियर, ये CH3, आप पूरा फोकस करें इसके ऊपर, ये CH3 बना हुआ है। वापस देखें एक बार। अब एक और रास्ता था मेरे पास इसको बनाने का, उसको भी फोकस कर लीजिए। ये मेरे पास वही हैलाइड है, जो सोलवेंट की प्रेजेंस में Cl को बाहर निकाल देता। आप कहेंगे या क्या सोलवेंट नहीं था? तो मैं तो दोनों रास्ते दिखा रहा हूं कि हाँ ये भी है और ये भी है। तो आप ये मत सोचिए कि वहां सोलवेंट नहीं था, ये एक कार्बोकेटाइन बना लेता है। CH3 H CH3 Cl नेगेटिव आउट। कार्बोकेटाइन जो बना है उसके ऊपर अब नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। क्योंकि कार्बोकेटाइन एक फ्लैट प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो फ्लैट स्ट्रक्चर में आगे से और पीछे से अटैक पॉसिबल है, या ये फ्लैट स्ट्रक्चर है ऊपर से और नीचे से अटैक पॉसिबल है। रिजल्टिंग ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है अगर यूं ऐसे प्लेनर स्ट्रक्चर हो तो, और बैक से भी अटैक कर सकता है। तो जब बैक से अटैक करता है तो ये हमें ये वाला प्रोडक्ट दे देगा, और जब फ्रंट से अटैक करता है तो ये हमें ये वाला प्रोडक्ट दे देगा। प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं है। कहीं आप सोचे कि प्रोडक्ट में कोई फर्क आया, उसी कार्बन पे अटैक किया है। जस्ट उसके स्ट्रक्चर, उसकी सिमेट्री, इन सब बातों को पढ़ने के लिए, फ्यूचर में समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल आगे से या पीछे से अटैक कर सकता है। अगर आप इन दोनों का जाके नाम करने लगें तो दोनों का नाम सेम आएगा। अगर आप जाके इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, केमिकल प्रॉपर्टी देखें, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आएंगी। लेकिन अगर मैं इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ देखूँ, अगर मैं इसका ऑप्टिकल रोटेशन देखूँ, हो सकता है, पक्का नहीं पता, अभी कोई ग्रुप नहीं लगाए तो मैं बोल नहीं सकता ज़्यादा, बट अगर मैं इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ देखूं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ देखूं, तो शायद हो सकता है कि इन दोनों की डिफरेंट हों। हाँ, जो एग्जाम्पल मैंने चूज़ कर रखा है उसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बट अगर मैं एग्जाम्पल को बदलूं तो ऐसा कुछ हो सकता है। लाइक मैं यहाँ एक जगह मिथाइल की बजाय इथाइल लगा देता तो फिर वो सारी कहानी पैदा हो जाती। वो थोड़ी देर में पैदा करेंगे, तो इसलिए अभी समझने के लिए आप इस पॉइंट को अपने दिमाग में सेटल कीजिए कि इस हैलाइड को, सी हेयर, ये मैं यहाँ पे हैलाइड दिखा रहा हूँ आपको, CH3 ट्वाइस CHCl जो मैंने लिया था, और ये न्यूक्लियोफाइल डाल रहा हूँ मैं, और मैं इसको यूँ कहूँ कि हाँ ये कुछ इस तरह का एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया और Cl निकल गया। तो रिएक्शन दोनों वही हैं, चाहे ऊपर वाला रास्ता फॉलो किया गया हो या नीचे वाला रास्ता फॉलो किया गया हो, रिएक्शन में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। बट डिफरेंस है तो पाथ जो उसने फॉलो किया है उस पाथ का डिफरेंस है। इस पाथ को अगर आप नज़र डालें, ये वाला पाथ जहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सीधा दो न्यूक्लियोफाइल आए, सॉरी दो रिएक्टेंट आए, उन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया। इस पर्टिकुलर पाथ को बोला गया है SN2 पाथ या SN2 मैकेनिज्म।
क्या है SN2 मैकेनिज्म? जहाँ पे ये देखिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ एक ही स्टेप में हो गया है, एक ही स्टेप है, तो वही एलिमेंट्री रिएक्शन है जिसमें 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं उस पर्टिकुलर स्टेप में, तो रिएक्शन इन दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। जो रिएक्शन का रेट है वो दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। इस मैकेनिज्म को बोला गया है SN2 बाइमॉलिक्यूलर या सेकेंड ऑर्डर, ज़्यादा परफेक्टली मैं बोलूँ बाइमॉलिक्यूलर या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जबकि यहाँ पे देखें तो ये पहला स्टेप है कार्बोकेटाइन का बनना, ये दूसरा स्टेप है न्यूक्लियोफाइल का लगना, और पहला स्टेप स्लो है और रेट सिर्फ इस स्लो स्टेप में इन्वॉल्व रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो इसको बोलूँगा मैं SN1 मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब हैलाइड जब अपने अंदर सब्स्टिट्यूशन करेगा तो आइदर इट विल प्रोसीड विद SN1 मैकेनिज्म और इट विल प्रोसीड विद SN2 मैकेनिज्म। कौन सा पाथ मुझे देखना होगा? बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होंगे जो SN1 को फॉलो करेंगे और कुछ रिएक्टेंट ऐसे होंगे जो SN2 को फॉलो करेंगे। मैं स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं बोलना चाहता कि कोई एक हैलाइड एक्सक्लूसिवली SN1 फॉलो करेगा या एक्सक्लूसिवली SN2 फॉलो करेगा। हाँ, आप चाहते हैं कि वो SN1 बिल्कुल ना करे, SN2 करे, या SN2 करे वो SN1 बिल्कुल ना करे, तो उसके कुछ फैक्टर्स होंगे जो मैं यहाँ धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप चाहें तो रिएक्शन को पूरी तरह से वाया SN1 प्रोडक्ट में बदल सकते हैं या SN2 आप प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। बट अभी प्राइमरीली स्टेजेस पे ऐसा देखें कि हैलाइड का जब हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता SN1 का जो फॉलो करके वो कार्बोकेटाइन बना के प्रोडक्ट बनाता है, और एक रास्ता SN2 का जिसमें वो कोई कार्बोकेटाइन जैसा इंटरमीडिएट नहीं बनाता, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। आप देखें जो SN2 मैकेनिज्म मैं बता रहा था, जो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म था, उसमें जो क्योंकि एक ही रिएक्शन थी, एक ही स्टेप था, तो रेट जो था वो हैलाइड की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता। ये SN2 मैकेनिज्म था। ये वहाँ होता है फेवरेबली जहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस कम से कम हो। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी तो इस पाथ को होने में दिक्कत आएगी। और एक पाथ बताया मैंने जो 2 स्टेप का था, जिसमें पहला स्टेप स्लो था और पहले स्टेप में सिर्फ हैलाइड आता था, न्यूक्लियोफाइल तो आता ही नहीं था। उस पाथ को बोला मैंने SN1 मैकेनिज्म। और ये SN1 मैकेनिज्म वहाँ पे फेवरेबल होता है जहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बनता हो। अगर कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है तो फिर इस पाथ को फॉलो करने में दिक्कत आती है। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस भी ठीक ठाक सी हो और कार्बोकेटाइन भी ठीक ठाक सा बनता हो तो रिएक्टेंट दोनों पाथ्स को फॉलो करता हुआ आपको प्रोडक्ट बना के देगा। कुछ मॉलिक्यूल्स SN1 के थ्रू प्रोडक्ट बना लेंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स SN2 के थ्रू प्रोडक्ट बना लेंगे। आप ऐसा मत सोचिएगा कि एक मॉलिक्यूल ले रखा है हमने, कंटेनर में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स से हमारी डीलिंग रहेगी, तो कुछ मॉलिक्यूल्स वाया SN1 प्रोडक्ट बना रहे होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स वाया SN2 प्रोडक्ट बना रहे होंगे। अगर हम चाह रहे होंगे कि नहीं हमें तो एक ही पाथ फॉलो करवाना है, तो देखते हैं क्या क्या तरीके अपनाएंगे हम ये देखने के लिए कि भाई कब रिएक्शन में SN1 फॉलोड होता है ज़्यादा फेवरेबली या कब रिएक्शन में SN2 ज़्यादा फेवरेबली फॉलोड होता है। बट पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे वो है नेचर ऑफ एल्काइल अटैच्ड ऑन कार्बन, या हैलाइड के साथ जो एल्काइल लगा हुआ है वो किस तरह का हैलाइड है। क्या वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है तो SN1 से आप रिपोर्ट करेंगे रिएक्शन ज़्यादा होती, और अगर वो स्टीरिक हिंड्रेंस कम पोजेस करता है तो वो SN2 से प्रोसीड करने वाला है। और भी बहुत सारी बातें हम लोग इसकी समझेंगे यहाँ पे ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ रिएक्शंस विद डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ लेके आएंगे। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग एल्कोहल्स के अंदर भी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल की, आप इथर्स के अंदर भी पढ़ेंगे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और सभी में यही SN1 और SN2 होंगे। तो एक बार आप X की बजाय कुछ और लगा के भी इन पर्टिकुलर पास को
स्टडी करने की कोशिश करें, और हम लोग फिर चैप्टर में तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे ही सही, तब तक इसको अंडरस्टैंड करें, अच्छे से समझें, ताकि रिएक्शंस के दौरान हमें मिनिमम दिक्कत रहें। गुड बाय।